नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुलता कोठारी बांस एसजीजी कॉलेज बांसवाड़ा से। और सेकंड सेमेस्टर का पेपर आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं आज से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका यूनिट फर्स्ट है इस पेपर का। तो वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट के द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, अपटेक किया जाता है, मतलब वाटर का सॉइल से जो अपटेक किया जाता है प्लांट के द्वारा, उसको हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन, तो सबसे पहले हम आते हैं कि वाटर की ज़रूरत क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वाटर है वो एक मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। पौधों में भी इसकी जो सेल है उसके अंदर लगभग 90% वाटर पाया जाता है। तो जलीय पौधों के अंदर उनके बाहर का लगभग 95% वाटर होता है, और जो ट्री होते हैं उनके अंदर लगभग 45 से 50% तक वाटर होता है। इसलिए पानी की पौधों को अपनी जैविक क्रियाएं करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और पानी का मुख्य स्रोत कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे वाटर प्लांट्स? तो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। और सॉइल में अब प्लांट में एक सुविकसित जो हायर प्लांट्स हैं उनमें रूट सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा ये पौधे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? रूट सिस्टम के द्वारा। तो रूट सिस्टम और ये अब पानी जो एब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ साथ कई सारे मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये सारे पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। रूट के द्वारा ही सारा कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। पानी की ज़रूरत इसलिए भी है कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, पौधे पानी की उपस्थिति पौधों में उसको बचाती है। उससे भी जल जो है वो कोशिकाओं को टर्जिड बनाता है, और टर्जिडिटी पौधों की दृढ़ता के लिए और सेल डिवीज़न के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अब जितना पानी पौधों के रूट सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसका केवल 10% भाग ही पौधे अपने संगठन के रूप में उपयोग में लेते हैं, और बाकी 90% भाग जो है वो इवॉपरेट हो जाता है। पौधों के जो एरियल पार्ट है, वायवीय भाग जो है, उनके द्वारा इवॉपरेट हो जाता है। अब आते हैं हम कि पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के द्वारा, वो रूट सिस्टम के द्वारा होता है। रूट सिस्टम किस तरह से डेवलप है और रूट सिस्टम में किस अंग के द्वारा ये पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं? तो वहाँ पर रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर के द्वारा पानी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो रूट सिस्टम का स्ट्रक्चर हम अभी आगे देखते हैं। और पानी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है इसलिए हम वाटर को कहते हैं लिक्विड गोल्ड ऑफ लाइफ। प्लांट जो है वो वाटर सॉइल सोल्यूशन से प्राप्त करते हैं। एब्जॉर्ब जो करते हैं वो सॉइल सोल्यूशन से प्राप्त करते हैं। अब ये सॉइल सोल्यूशन क्या है? तो जो सॉइल में जो वाटर उपस्थित है, अब सॉइल में किस तरह से वाटर उपस्थित है? तो सॉइल में कई कई तरह का पानी हमको दिखाई देता है, पाया जाता है सॉइल में। तो जल जो सॉइल में वाटर का मुख्य स्रोत है वर्षा का जल, रेन वाटर जो है, अधिकांश पानी जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो अधिकांश पानी जो है वो नदी बहकर, सतह से बहकर पर नदी, नाले, तालाब, समुद्र, इनमें पहुंच जाता है। इसको हम रनवे वाटर कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में सॉइल में बहुत कम मात्रा में पानी मिलेगा। अब तो सॉइल में पानी किस तरह से अवशोषित होता है? तो जब हल्की बारिश होती है तब सॉइल में धीरे धीरे पानी निचली लेयर में जाता रहता है। धीरे धीरे सॉइल के पोर्स के थ्रू निचली लेयर उसमें जाता रहता है, और वही पानी जो है वो सॉइल वाटर कहलाता है। ये सॉइल वाटर जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर,
कैपिलरी वाटर, केमिकल बॉन्ड वाटर और वाटर वेपर्स। ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? तो जो रेन वाटर रेन हो जाती है उसके बाद जल की कुछ मात्रा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मिट्टी में जो पोर्स पाए जाते हैं उनसे होकर गहराई में एकत्रित हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं, और नीचे ग्राउंड वाटर बनाते हैं और धीरे धीरे इतना वाटर इकट्ठा हो जाता है और ग्राउंड वाटर टेबल बनता चला जाता है। अधिक गहराई में एकत्रित होने के कारण पौधे इस पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस और एक कारण है कि अधिक गहराई में सॉइल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक अपेक्षाकृत ऑक्सीजन के, तो उसके कारण से जड़ की जो सक्रियता है वो बहुत कम हो जाती है। उस कारण भी ग्रेविटेशनल वाटर पौधे की पहुंच से बाहर हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो जल के कणों की जो मिट्टी के कण है, ये वाटर मिट्टी के कणों की सतह पर एक थिन फिल्म के रूप में पाया जाता है और ये वाटर कण से एडहेसिव और कोहेसिव बलों के द्वारा दृढ़ता से जुड़ा रहता है। पौधों के लिए ये वाला वाटर भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब आते हैं हम कैपिलरी वाटर। जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है मेनली कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो कैपिलरी वाटर क्या है? मिट्टी में हम लोग जैसा सभी जानते हैं कि मिट्टी की जो बनावट है, सॉइल की जो बनावट है, उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे से कण मिलकर ही मिट्टी की संरचना बनती है। तो ये जो कण है इनको हम कहते हैं पोर स्पेस, मतलब मिट्टी के कणों के बीच में स्पेस पाया जाता है, इसको कहते हैं पोर स्पेस। ये पोर स्पेस ही कैपिलरीज का निर्माण करते हैं, कैपिलरीज का जाल बनाते हैं और जल जो है नीचे की तरफ परकोलेट होता है, तो इन कैपिलरीज में ये भरता रहता है। इसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। मतलब सॉइल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसको पोर स्पेस कहते हैं और इसमें ये कैपिलरीज का निर्माण करती है और कैपिलरीज ये पानी जब इसमें भरा होता है इसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। पौधों की जड़ें जो है वो सरलता से इस वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं और सामान्य परिस्थिति में जल की जो पूर्ति है पौधों में इस कैपिलरी वाटर के द्वारा ही होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट्स के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है वो मुख्य रूप से कैपिलरी वाटर ही होता है। इसके बाद जो अगला है केमिकल बॉन्ड वाटर। तो मिट्टी में कई सारे खनिज पदार्थ जैसे लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम आदि पाए जाते हैं और ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो इस रूप में जो वाटर उपलब्ध है वो हाइड्रेटेड के रूप में, ऑक्साइड जो हाइड्रेटेड के रूप में, तो जो वाटर के रूप में ये उपलब्ध है ये पौधे इसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। फिर अगला आता है वाटर वेपर। मिट्टी में जो पोर स्पेस होते हैं उनमें जिन पोर स्पेस में वाटर नहीं होता है वो पोर स्पेस वहाँ पर एयर भरी हुई होती है और इस एयर में हमेशा वाटर वेपर पाई जाती हैं और मिट्टी में कैपिलरी वाटर और वाटर वेपर पाई जाती हैं और उससे ये संतृप्त रहते हैं। अब ये संतृप्त रहते हैं जिस कारण से यहाँ पर ये वाटर वेपर इन पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो मेनली मिट्टी में जब कैपिलरी वाटर होता है तब सॉइल एयर और वाटर वेपर से ये संतृप्त होती है और वाटर जो है कैपिलरी वाटर ही प्लांट्स के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है। अब यहाँ पर हम 3 टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि मिट्टी में जितना पूरा पानी पाया जाता है उसको हम कहते हैं ओलार्ड। प्लांट के लिए जो अवेलेबल पानी है उसको कहते हैं क्रीसॉर्ट और जो पानी अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबल वाटर है, उसको हम कहते हैं ई कार्ड। तो होलार्ड जो है वो संपूर्ण वाटर हो गया, पौधों के लिए अवेलेबल जो हो गया वो क्रीसार्ड हो गया और नॉन अवेलेबल ई कार्ड हो गया। तब प्लांट जो है इस वाटर के द्वारा मिनरल्स वाटर सॉल्यूशन में
मिनरल्स भी घुलित मात्रा में सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं, तो उनका भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब आते हैं हम कि ये रूट से जो एब्जॉर्प्शन होता है, अब प्लांट में किस तरह एब्जॉर्प्शन, रूट कह रहे हैं कि रूट सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पर रूट सिस्टम जो पाया जाता है, तो वहाँ अब ये किस तरह की, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की मिट्टी में अधिक मात्रा में सॉइल में पानी पाया जाता है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से 3 तरह की सॉइल का डिस्क्रिप्शन करते हैं। शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि एक सैंड पाई जाती है, दूसरा क्ले, और तीसरी होती है स्लिट। तो रेत वाली जो सैंड जो होती है उसमें कण बड़े बड़े होने के कारण, मॉलिक्यूलर साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी होने के कारण, पार्टिकल साइज़ बड़ी होने के कारण उनमें उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। चिकनी मिट्टी, क्ले जो होती है, उसके अंदर पार्टिकल साइज़ काफ़ी छोटी होती है और उसके कारण उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे कैपिलरी स्पेस पाए जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है सॉइल में। ऐसी स्थिति में वाटर लॉगिंग की स्थिति आ जाती है और पौधे उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसको हम फिजियोलॉजिकल ड्राई कहते हैं। तीसरे तरह की जो होती है मिट्टी, वो होती है स्लिट। तो स्लिट के माप जो है रेत के कणों से छोटा होता है, लेकिन क्ले से थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इसकी रेत से तो अधिक होती है, लेकिन जो क्ले सॉइल है उससे कम होती है। तो इस तरह की मिट्टी भी पौधों में वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इतनी उपयोगी नहीं होती है, मतलब वाटर उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है प्लांट्स को। तो लोम सॉइल जो होती है, जिसके अंदर सैंड, क्ले और स्लिट तीनों तरह के पार्टिकल मिले हुए होते हैं, वो वाली जो सॉइल है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है और उसके कारण से प्लांट वाटर को जितनी ज़रूरत है उतना पानी आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो लोम सॉइल में भी सैंडी लोम होती है, क्ले लोम होती है, तो ये सॉइल उपयुक्त होती है पौधों के लिए। इस तरह की सॉइल में वाटर की उपलब्धता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है मिट्टी में, इसलिए ये सॉइल उपयोगी होती है। अब आते हैं हम कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम। तो जो लोअर प्लांट्स है, जैसे एल्गी है, फंजाई है, ये जो पानी में पाए जाते हैं, उनमें अवशोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। इनकी प्रत्येक सेल पानी और मिनरल का अवशोषण करती है, सतह से ही इनका अवशोषण हो जाता है। कुछ दूसरे प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, ये इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं अवशोषण के लिए, और हायर प्लांट्स के अंदर सुविकसित रूट सिस्टम पाया जाता है। अब विभिन्न प्रकार के पौधों में जड़ों की बनावट जो है, रूट की बनावट जो है वो अलग अलग हो सकती है और ये अलग अलग स्पीसीज़ और एडाफिक फैक्टर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर आदि, मतलब बनावट अलग अलग हो सकती है और ये उसकी जाति के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि हम कह रहे हैं। और उसको प्रभावित करने वाले भी कई सारे कारक हैं, जैसे सॉइल वाटर है, एडाफिक फैक्टर है, मिनरल्स है, सॉइल टेम्परेचर है, सॉइल एयर है। जैसे कुछ पौधे जैसे वीट है, मेज़ है, इनकी रूट अधिक गहराई तक नहीं जाती है, इनको हम सरफेस फीडर कहते हैं। हायर प्लांट्स जो काफ़ी ट्री है, जो उनको हम कहते हैं डीप फीडर, क्योंकि इनकी रूट्स काफ़ी गहराई तक जाती है। जैसे टमाटर है, सरसों है, काफ़ी गहराई तक इनकी रूट जाती है, और जो ट्रीज़ हैं उनकी तो और काफ़ी ज़्यादा गहराई तक जाती है और उनमें सुविकसित रूट सिस्टम पाया जाता है। तो अवशोषण की दृष्टि से यदि हम कहें तो उसमें यदि सुविकसित रूट सिस्टम पाया जाता है तो काफ़ी मात्रा में वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। पौधे के रूट का स्ट्रक्चर उसके वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है मेनली वो जो यहाँ पर रूट का जो
हम इसको दो रीजन में बांट देंगे, एक यंग रीजन और एक मैच्योर रीजन। तो यंग रीजन जो है, मैच्योर रीजन की जो सेल्स हैं उनके अंदर लिग्निफिकेशन हो जाता है और क्यूटिनाइजेशन, सुबेरिनाइजेशन हो जाने के कारण से इनकी जो वॉल है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इम्परमेएबल हो जाती है। अब बचता है कौन सा, यंग क्षेत्र। तो यंग जो एरिया है उसको हम 5 भागों में बांट देते हैं। सबसे नीचे वाला जो है वो रूट केप होता है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रूट केप होता है। रूट केप वाला एरिया ये टर्मिनल होता है और ये रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं हम, जो दूसरा एरिया है ये वाला एरिया होता है, ये मेरिस्टेमेटिक से रूट एपेक्स कहलाता है और ये सब टर्मिनल होता है, रूट कैप के पीछे स्थित होता है और इसकी लंबाई लगभग 1 मिलीमीटर होती है और इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना हुआ होता है और इनमें निरंतर विभाजन होता रहता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके ऊपर आते हैं हम, तो ये होता है जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ की कोशिकाएं लंबाई में, रूट की लंबाई में वृद्धि करती हैं और यहाँ ये जो सेल्स है इनके अंदर जीवद्रव्य सघन मात्रा में पाया जाता है। ये क्षेत्र जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेंटोम जो है रूट एपेक्स वाला, उसके ऊपर पीछे पाया जाता है। इसके ऊपर जो मेन क्षेत्र है रूट हेयर जोन, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, रूट हेयर जोन, ये क्षेत्र जो है वो इलोंगेशन के पीछे की ओर स्थित होता है और इस क्षेत्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कई सारी रूट हेयर्स पाई जाती हैं और ये रूट हेयर्स ही अवशोषण का ऑर्गन है। इस क्षेत्र में जाइलम पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होता है। यहाँ पर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस परमिएबल होती है वाटर के लिए और इन रूट हेयर के द्वारा ही वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और इसको हम रूट हेयर जोन कहते हैं। अब इसके बाद जो ऊपर की ओर पाया जाता है ये जो रीजन है ऊपर, ये मैच्योरेशन रीजन कहलाता है। ये रूट हेयर के पीछे का भाग होता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं परिपक्व होती हैं और इनके अंदर लिग्निफिकेशन, सुबेरिनाइजेशन हो जाने के कारण जल का अवशोषण बहुत कम मात्रा में होता है। इस प्रकार से रूट हेयर जो है वो अवशोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब रूट हेयर जो पाया जाता है, रूट हेयर की स्ट्रक्चर किस तरह से है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो कई सारे बिलियन रूट हेयर पाए जाते हैं इस सिस्टम में। इस जो रूट हेयर रीजन है यहाँ पर बिलियंस रूट हेयर्स पाए जाते हैं और ये लगभग 1 से 10 सेंटीमीटर तक लंबा भाग होता है, रीजन होता है, फैला हुआ होता है। और रूट हेयर की जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये प्रोट्यूबरेंस के रूप में, मतलब एक प्रोसेस के रूप में, जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं हम, ये एपिडर्मल सेल है, ये एक प्रोसेस के रूप में इस तरह से बाहर निकलती है और रूट हेयर के रूप में विकसित होती है। इनकी वृद्धि जो है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस कोशिका है, एपिडर्मिस से इसके राइट एंगल से, ये राइट एंगल से इस तरह से निकलती है और रूट हेयर की लंबाई जो है, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1.1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है और इसका ये जो डायमीटर है ये 10 माइक्रोन होता है। रूट हेयर की जो वॉल होती है वो परमिएबल होती है और ये जो है कैल्शियम पैक्टेट और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और यहाँ पर जो रूट हेयर है इसके या सेंटर में, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर बीच में एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है और साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये साइटोप्लाज्म है ये, और ये सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता। साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक पतली झिल्ली से, ये पूरा साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की एक पतली झिल्ली से रूप में पाया जाता है। जड़ की वृद्धि के साथ साथ जो
नए रूट हेयर ज़ोन बनते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि रूट का एब्जॉर्प्शन करने वाला क्षेत्र मिट्टी में निरंतर नए 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 हॉरिज़न के संपर्क में आता है। और इसके साथ ही जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तो पुराने रूट हेयर का अवशोषण क्षमता समाप्त हो जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं, और नए रूट हेयर ज़ोन का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ही नए रूट हेयर ज़ोन का डेवलपमेंट हुआ, पुराने समाप्त हो जाते हैं, और ये जो पूरा एक रूट हेयर ज़ोन जो है उसकी कार्यशीलता कुछ ही दिन तक रहती है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया रूट हेयर का, और जो रूट सिस्टम में जो मेन रूट है उसका स्ट्रक्चर कि किस तरह से, अब यहाँ पर किस तरह से क्या स्ट्रक्चर है, अब ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस किस तरह होती है इस रूट हेयर में, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।